Good morning, friends. Welcome to Delta Academy. And today's we are going to discuss about the right to freedom, अर्थात स्वतंत्रता के अधिकार पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22 को इंक्लूड किया गया है। दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम पिछली कक्षाओं में बात कर चुके हैं कि विदाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट टू द लॉ ऑफ द स्टेट्स मनुष्य जो है कुछ भी अपना जो बौद्धिक और नैतिक डेवलपमेंट है वह नहीं कर सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो भारतीय संविधान है उसमें राइट टू फ्रीडम की व्यवस्था की गई है और इसके अंतर्गत 4 आर्टिकल हैं 19, 20 और 21 इसकी व्यवस्था को रखा गया है। तो दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आइए, पहला जो आर्टिकल 19 है उसके अंतर्गत जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वह राइट टू एक्सप्रेस से संबंधित है, अर्थात अपना जो अभिव्यक्ति है उससे संबंधित है, जिसे हम प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा की बात की गई है। सर्टेन राइट्स कुछ निश्चित लॉज हैं, कुछ अधिकार हैं रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता के संबंध में। यहाँ बोलने से जो मतलब लिया गया है वो राइट टू एक्सप्रेस से है, अर्थात अभिव्यक्ति से है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, किसी व्यक्ति विशेष का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा आता है। तो दोस्तों, एक्सप्रेस करने के अंतर्गत आर्टिकल 19 में मूलतः 7 बातें रखी गई थी, 7 अधिकार रखे गए थे, लेकिन 44वें अमेंडमेंट के अंतर्गत जो 1978 में हुआ, एक राइट्स को हटा दिया गया जिसका संबंध जो प्रॉपर्टी है उसको सेल परचेज या एक्विजिशन करने से संबंधित था, अर्थात जो संपत्ति थी उसको खरीदने या उसको बेचने या फिर अधिग्रहण करने से संबंधित था, जिसे 1978 के संविधान संशोधन 44वें के अंतर्गत हटा दिया गया था। और इस प्रकार से आर्टिकल 19 के अंतर्गत वर्तमान में जो स्वतंत्रताएं या जो अधिकार दिए हुए हैं उनकी संख्या इस समय पर 6 है। तो दोस्तों, आप इसे अच्छे से याद करेंगे। अभी हम बात करेंगे आर्टिकल 20 के अंतर्गत क्या है। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अर्थात जो हमारी गिरफ्तारियों से संबंधित बात है, जिसे हम कहते हैं अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अर्थात जो अपराध किए गए हैं और उस व्यक्ति को जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक उसका प्रोटेक्शन किया जाए, इसके अंतर्गत बात की गई है। आर्टिकल 21 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द राइट ऑफ लाइफ, अर्थात जीने के अधिकार से संबंधित है, हमारे पर्सनल जो लिबर्टी है उससे संबंधित है, जिसे हम प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के रूप में जान रहे हैं। अर्थात जो व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है उससे संबंधित इसका अर्थ लिया गया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने केवल शारीरिक संबंध से ना जोड़ करके हमारे ऐसे मानवीय गुणों से संबंधित किया है जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मानवीय गुणों के अंतर्गत जो वर्तमान में व्यवस्थाएं एक्सप्लेन की गई हैं वो लगभग 24 के आसपास है, तो हम उसे भी देख सकते हैं। आगे आर्टिकल जो राइट टू एजुकेशन है जो 20A का सबटेंड है और उसे 21A के अंतर्गत रखा गया है, और इस राइट्स को जो है संसद के द्वारा जो है बाद में 2002 के अंतर्गत एक विधान बनाया और राइट टू एजुकेशन इसी के अंतर्गत आया। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 21A की, तो इसे 86वें अमेंडमेंट 2002 के अंतर्गत संविधान में स्थापित किया गया था और बाद में संसद ने इसी को ध्यान में
ते हुए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पारित किया, और जिसमें इसे फंडामेंटल राइट्स के रूप में एक जगह मिली। तो बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत, वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस है। इसका जो संबंध है वो निरोध और गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है कि कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार होगा या जिसे डिटेन किया गया है, जिसे निरोध किया गया है, उसको किस तरीके से हिरासत में रखा जा सकता है। तो हिरासतों के टाइप्स या फिर उसको रखने का एक तरीका रखा गया है कि जो उसका दंड होगा वो कठोर होगा या फिर निवारक होगा, इस रूप में बात की गई है। अगर दंड विषयक कोई बात है तो फिर उसमें कौन सी व्यवस्थाएं रखी जा सकती हैं, तो इसे भी एक्सप्लेन किया गया है आर्टिकल राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत। बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम अभी बात करेंगे आर्टिकल 9 के अंतर्गत जो 6 गारंटी दी गई हैं, जो अधिकार दिए गए हैं, जो सुरक्षा दी गई हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो पहला जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, उसका संबंध है राइट टू स्पीच से, राइट टू एक्सप्रेस से, टू ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब है कि बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में दी गई है, ए में दी गई है। इसी रूप में जो क्लॉज 2 है आर्टिकल 19 का, उसका संबंध जो है वो शांतिपूर्वक और निरायुध जो सम्मेलन है, बिना हथियार के सम्मेलन, उसको करने का अधिकार दिया गया है। और आर्टिकल 3 में संघ बनाने का या संगम बनाने का या एक ग्रुप में इकट्ठा होने का जो राइट्स है उसको दिया गया है, जिसके बारे में हम कह रहे हैं टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। लास्ट में इसे एक अमेंडमेंट के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डेवलप करने के अंतर्गत भी रखा गया है, जो सहकारिता कहलाती हैं। आप लोगों ने बहुत सारी सहकारिताओं के या कोऑपरेटिव के नाम सुने होंगे। आगे जो बात की गई है चौथे अधिकार में आर्टिकल 19 के अंतर्गत, वह आबाद रूप से संचरण से संबंधित है। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि कहीं भी हम मूव कर सकते हैं, संचरण कर सकते हैं। 5वीं के अंतर्गत भारत के राज्य के क्षेत्र में कहीं पर भी किसी भी भाग में और बिना रुकावट के घूमने और बस जाने या फिर वहाँ पर निवास करने का अधिकार दिया गया है। निवास जो है 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी या अस्थायी के रूप में। तो अगर आप किसी उद्देश्य के पर्पस से गए तो वहाँ रुकने का, और अगर परमानेंट सेटल हैं तो उसके बारे में चर्चा की गई है। जो एफ वाला पार्ट है वो डिलीट कर दिया गया है, जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि इसे 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जिसे 1978 में हटा दिया गया है। और इसका संबंध जो है संपत्ति को खरीदने, बेचने या फिर अधिग्रहण यानी कि एक्विजिशन से संबंधित है, इसको हटाया गया है। और जो लास्ट छठा है वो कोई भी वृत्ति मतलब प्रोफेशन से संबंधित है। टू प्रैक्टिसाइज एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, अर्थात कोई भी वृत्ति कर सकते हैं आप, व्यापार कर सकते हैं या कारोबार करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों, ये जो अधिकार दिए गए हैं 6 राइट टू एक्सप्रेस के अंतर्गत या वाक स्वतंत्रता संबंधी जो सुरक्षाएं हैं उसके अंतर्गत जो ये अधिकार दिए गए हैं, इन पर राज्य जो है उचित रूप से प्रतिबंध लगा सकता है। और ये केवल राज्यों के खिलाफ हैं, ना कि किसी निजी व्यक्ति के मामले में इनको हम इन्फोर्स करा सकते हैं, प्रवर्तनीय करा सकते हैं। ये अधिकार केवल नागरिकों और कंपनी के जो शेयर धारक हैं उनके लिए होते हैं, ना कि कोई कानूनी रूप से जो कंपनी या फिर जो परिषद, जिसे हम कानूनी व्यक्ति कहते हैं, उनके खिलाफ दिए जाते हैं। और ये जो विदेशी व्यक्ति होते हैं ये उनको भी प्राप्त नहीं होते। इनका संबंध केवल नागरिक मतलब जो भारत के नागरिक माने जाते हैं और कंपनी के शेयरधारक उनके संबंध में है। इसलिए जो सरकारें होती हैं, जो राज्य है, जो स्टेट्स है, उस पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। और बात करेंगे हम कि वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, वाक, स्पीच मतलब वाक, और एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति, इससे संबंधित जो अधिकार हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने
इसको एक्सप्लेन किया है और इसमें लगभग 10 स्वतंत्रताओं को रखा गया है। जैसे कि मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि आप अपने विचारों को प्रसारित कर सकते हैं और प्रसारित करने के लिए प्रेस की स्वतंत्रता, विज्ञापन का अधिकार, या जैसे फ़ोन टेपिंग होता है जिसे हम प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी के रूप में देखते हैं, तो हमारा कोई भी प्राइवेसी का जो राइट्स है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि एक्सप्रेशन का राइट्स है हमारे पास। इसी रूप में प्रसारित करने का अधिकार से संबंधित जो मतलब है वो सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक अधिकार नहीं है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे आज डीटीएच का मामला चल रहा है, डायरेक्ट टू होम सर्विस। पुराने समय में जब दूरदर्शन स्टार्ट हुआ था तो दूरदर्शन का ही केवल चैनल आते थे और भारतीय जनमानस को उसको दिखाया जाता था। बाद में उसको अमेंड करके एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो मोनोपोली थी गवर्नमेंट की, उसे हटा दिया गया और आज आप देखते हैं अपने टीवी पर बहुत से जो चैनल हैं वो ट्यून होते हैं। इसी प्रकार से किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा जो आयोजित बंद है, इसका कोई अधिकार इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। अर्थात हम जो ये बंद की बात करते हैं कि आज भारत बंद है, आज ये है, ये सब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ हैं। इसी बात से सरकारी गतिविधियों की जानकारी का जो अधिकार है, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो 2005 में आया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आप उसको भी देख सकते हैं, ये भी इसी के अंतर्गत है। और शांति का अधिकार है, अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार है। इसी रूप में हम प्रदर्शन एवं विरोध का जो अधिकार होता है वो कर सकते हैं, लेकिन जो हड़ताल हैं, जो कंपनी के कर्मचारी हैं, वो केवल जो लेबर्स एक्ट होते हैं उनके अंतर्गत ही वो अपने प्रदर्शन को कर सकते हैं और उसमें कहीं पर भी लेबर्स के द्वारा हड़ताल की बात नहीं की जाती है। दोस्तों, इस प्रकार से जो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके अंतर्गत लगभग 10 व्यवस्थाएं रखी गई हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। और आगे अगर हम बात करते हैं टू असेंबल पीसेबल एंड विदाउट आर्म्स, अर्थात बिना हथियार के आप शांतिपूर्वक रूप से जो हैं वो असेंबल हो सकते हैं, अर्थात हम शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता कर सकते हैं। और ये जो है ये अधिकार सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार और प्रदर्शन के लिए हमारे लिए एक दरवाजे खोलता है कि हम सार्वजनिक बैठकों में भाग ले सकते हैं और प्रदर्शन कर सकते हैं। इसका उपयोग जो है तभी किया जा सकता है जो लोग इकट्ठा हो रहे हों, अगर वो सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के हों। अगर वो व्यक्तिगत कहीं पर इकट्ठा हो रहे हैं तो ये उसके अंतर्गत नहीं आता है। यह व्यवस्था हिंसा या अव्यवस्था या इस प्रकार के जो अधिकार हैं उनके लिए बात की जा सकती है और इसमें हड़ताल को शामिल बिल्कुल नहीं करते हैं हम लोग। तो कभी ये सोचने लगो कि भाई जो हमारा जो राइट्स है वो असेंबल होने का तो है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हड़ताल के लिए असेंबल हो रहे हैं। आप अपने विचारों को रखने के लिए, आप अपनी बात को कहने के लिए एक असेंबल हो सकते हैं, या फिर कोई धार्मिक कारण हो सकता है या कोई सामूहिक कारण हो सकता है, उन सब के लिए जो है आप अपनी बात को रखने के लिए सम्मेलन कर सकते हैं। तो दोस्तों, राज्य जो हैं इस पर भी प्रतिबंध लगा सकता है और ये प्रतिबंध जो है 2 रूपों में लग सकते हैं। अगर भारत की एकता और अखंडता को कोई नुकसान हो या फिर कोई ऐसा कोई इस तरीके की व्यवस्थाएं हों कि भाई जो सार्वजनिक आदेश हैं या उसके तहत जो है यातायात को कोई दिक्कत हो रही हो, तो उस पर भी जो है सरकार जो है मनाही कर सकती है। ठीक है, अर्थात हम कोई यातायात को बाधित नहीं करेंगे और कोई एकता और अखंडता को जो नुकसान पहुंचाती है उस प्रकार का अगर कोई मंशा किसी संगठन के द्वारा, किसी राजनीतिक दल के द्वारा या फिर किसी भी समूह के द्वारा होती है तो वो सब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मानी जाएगी, असंवैधानिक मानी जाएगी और इस पर सरकार जो है युक्तियुक्त अपना जो प्रतिबंध है वो लगा सकती है। और इसमें इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो जो हमारी आपराधिक व्यवस्था है जिसे हम इंडियन पेनल कोड या आईपीसी कहते हैं, उसमें एक धारा 144 आप लोग बार बार सुनते रहते होंगे कि धारा 144 लग गई है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लगाई जाती है और उसमें यह रखा जाता है कि भाई आप 5 या उससे अधिक लोग जो है वो संगठन के रूप में इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो मतलब 5 लोगों से कम
कम के लोग जो हैं वो चल सकते हैं या वो कुछ व्यवस्थाएं कर सकते हैं। उससे अधिक लोग जो होंगे वो इसके धारा 144 के अंतर्गत जो है कानूनी रूप से दंडित किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार की और भी व्यवस्थाएं मानी जा सकती हैं इसके अंतर्गत। आगे चलते हैं दोस्तों। आर्टिकल 19 अर्थात राइट टू एक्सप्रेस, वो हमें संगम या संघ बनाने की बात करता है और इसके अंतर्गत है टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, और साथ ही साथ इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो बाद में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है उसको रखा गया है। तो हम लोग इस पर भी बात कर सकते हैं। संगम का मतलब सभी नागरिकों को सभा या संघ या सहकारी समितियां गठित करने का जो अधिकार है उसको इसमें रखा गया है, और इसके अंतर्गत राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, कंपनी बनाने का अधिकार है, कोई फर्म्स बना सकते हैं आप जिसे हम साझा फर्म्स के रूप में जानते हैं, या फिर जो समितियां हैं या क्लब हैं या संगठन हैं या कोई ट्रेड यूनियंस हैं, इस प्रकार की बहुत सारे संगठन हैं जिनको हम इसके अंतर्गत बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए जो है जो सरकार एक गाइडलाइन देती है समय समय पर, हम उसके अंतर्गत ही इसको रख सकते हैं। तो आप लोग इसे देखेंगे आगे। जो सहकारी समिति थी हमारी, जिसे कोऑपरेटिव कमेटीज़ के रूप में जानते हैं, उसको हमने 2011 में 97वें जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके अंतर्गत इसको रखा गया था। तो 97वां अमेंडमेंट वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सब लोगों को याद होना चाहिए कि जो सहकारी समिति है वो भी फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। आगे जो है बिना रुकावट के संचरण करने का अधिकार है। भारत सभी ये अधिकार जो है मैं जो भारत के नागरिक हैं उनको भारत के सभी हिस्सों में ये एक है, और इसका जो मतलब है वो ये है कि भाई भारत जो है सभी नागरिकों के लिए एक रूप में देखता है, और इस रूप में जो राष्ट्रीयता है उसको बढ़ावा मिल जाता है। और इस पर भी जो राज्य हैं वो एक दो कारणों से इस पर प्रतिबंध लगा सकता है, और इसमें पहला जो कारण है वो आम लोगों के हितों से संबंधित है, और दूसरा जो कारण है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोग हैं, अगर उनकी सांस्कृतिक या फिर उनकी खुद की सुरक्षा से संबंधित कोई बात है तो उस क्षेत्र में घूमने की मनाही हो सकती है। और ये व्यवस्थाएं जो हैं राज्य सरकारों के अंतर्गत फिर इस पर एक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। संचरण की स्वतंत्रता का जो मतलब है वो कई रूप में हो सकता है। जैसे हम किसी देश के आंतरिक भाग में घूम सकते हैं, या उसके बाहरी भाग में घूम सकते हैं, या देश से किसी देश के बाहर चले गए और जाने का अधिकार हो गया, या फिर वापस आने का अधिकार है। इस प्रकार के अंतर्गत जो है जो संचरण है उसके अंतर्गत ये एक्टिविटी आती है मूव करने के अंतर्गत। और हमारा जो आर्टिकल 19 है वो केवल पहले भाग की बात करता है, अर्थात भारत के अंदर घूमने की बात करता है, भारत के बाहर घूमने या फिर बाहर से वापस आने की बात नहीं करता है। दोस्तों इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, जो दूसरी की व्यवस्थाएं हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, जिसमें आप देश के बाहर घूमने का अधिकार रखते हैं। आप अपने प्राण को कहीं पर भी ले जा सकते हैं, दैहिक को अपने कहीं पर भी ले जा सकते हैं। निवास करने के अधिकार से संबंधित भी कुछ बातें की गई हैं। तो इसमें टू रेजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अर्थात कहीं पर भी आप रेजिड कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। इसके अंतर्गत ये व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इसमें जो है देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार है, और इसका मतलब होता है कि आप कहीं भी अस्थायी रूप से रह सकते हैं। जबकि देश के किसी हिस्से में व्यवस्थित रूप से अधिकार का मतलब ये होता है कि आप वहाँ पर घर बनाना या जो परमानेंट सेटलमेंट है आपका वो हो जाना, इसके बारे में बात कही है। जो ये अधिकार है ये देश के अंदर कहीं भी जाने के आंतरिक अवरोधों को समाप्त कर देता है, और आप कहीं पर भी रह सकते हैं, इसके बारे में ये व्यवस्थाएं हैं। लेकिन राज्य इस पर भी प्रतिबंध लगाता है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे जम्मू कश्मीर में पहले जो जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में हुआ करता था उसमें लोग जो हैं घूम सकते थे, लेकिन बसने का अधिकार उनके पास नहीं था। इसी प्रकार से पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के रूप में वर्णित हैं, और जिनकी व्यवस्थाएं जो हैं
वो शेड्यूल्स में दे रखी हैं। आप शेड्यूल को तैयार करेंगे, जो अनुसूचियां हैं भारत की। तो मेमी यात्री हम पिछली कुछ क्लासों में इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो इनकी अगर सांस्कृतिक भाषा या रीति रिवाज या कोई और इनको खतरा होता है बाहरी लोगों से, तो उस क्षेत्र पर भी जो राज्य है वो प्रतिबंध लगा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने इसमें कुछ बातें की हैं कि लोगों के घूमने का जो प्रतिबंध है वो कई रूपों में है, जैसे कोई पेशेवर अपराधी हो या फिर कोई इस प्रकार का व्यक्ति हो जो असामाजिक माना जाता हो, जैसे कोई एक प्रोस्टिट्यूट होता है या फिर और इस प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं। कई बार ये देखने को मिलता है कि जो क्रॉनिक डिसीज़ होती हैं जो एक दूसरे से फैलती हैं, तो उनको प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अभी भी जैसे कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो उसमें भी उन लोगों को एक तरीके से क्वारंटाइन कर दिया गया था कि उनके राइट्स को जो है दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए या उनको एक तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाए। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी जो हैं वो की जा सकती हैं। व्यवसाय करने का भी अधिकार है और इस प्रकार के व्यवसाय को आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं। राज्य जो है इसमें किसी पेशे को या व्यवसाय के लिए जो तकनीकी योग्यता है उसको ज़रूरी ठहरा सकता है, अगर वो अपने यहाँ पर किसी व्यक्ति को व्यवसाय से जोड़ता है या किसी व्यापार या व्यवसाय या उद्योग या सेवा या इस प्रकार के जो आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है इस प्रकार की सेवाओं को। तो सरकार किसी व्यापार व्यवसाय या उद्योग पर अपना एक अधिकार अगर जताता है, तो प्रतियोगिताओं में आने वाले व्यक्ति या फिर जो राज्यों के लिए अपने अधिकार को न्यायोचित ठहराने की कोई आवश्यकता करता है, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं समझी जाती है। और इसमें अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है कि जैसे हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो उसमें रखी हुई व्यवस्थाएं इस आर्टिकल में नहीं रखी गई। दोस्तों आगे चलते हैं, तो आप इसे और डिटेल से तैयार करेंगे। और अगर हम आर्टिकल 20 की बात करते हैं, तो उसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है और इसमें 2-3 बातें रखी गई हैं कि जैसे पोस्ट लॉ की बात है। पोस्ट लॉ का संबंध कोई जैसे हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति है और अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसे ऐसा कोई कार्य करने के समय जो है या जो अपराध के रूप में आरोपित है और उसके कोई जो उस समय पर इन्फोर्सेबल जो लॉज है उसका अतिक्रमण उसने ना किया हो, तो तब तक हम इसे नहीं मानेंगे। तो इसे पोस्ट लॉ थ्योरीज कहते हैं या कोई पूर्व पद प्रभाव कानून कहते हैं। तो अगर उसका उल्लंघन नहीं करता है तो फिर इसके बारे में हम अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दे सकते हैं, या फिर उसे अधिक शक्ति का भागी नहीं होगा जो उसने अपराध के लिए जाने के समय पूर्ववर्ती विधि के अधीन आरोपित की थी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति कोई इस प्रकार की विधि के अंतर्गत अपराध करता है और उसमें जो दी गई व्यवस्थाएं हैं, जो दंड के रूप में व्यवस्थाएं हैं, अगर वो उससे अधिक दंड भोगता है तो ये इसकी मनाही करता है। अर्थात जो विधि के अंतर्गत दंडनीय व्यवस्थाएं हैं उसी को दिया जाएगा, उससे अधिक को नहीं दिया जाएगा। और तीसरी बात जो है दोहरी क्षति नहीं है, अर्थात एक ही अपराध के लिए उसे बार बार जो है दंडित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार का एक और थ्योरी है स्वयं अभिशंसन नहीं कर सकते, अर्थात कोई भी जो अभिव्यक्त है वो किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार की 2-3 बातें इसमें रखी गई हैं। आगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आती है और बाद में इसे जोड़ करके जो शिक्षा का अधिकार है वहाँ तक ले जाया गया है। उच्चतम न्यायालय ने इसमें काफ़ी सारी चर्चाएं की हैं और उसने बोला है कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का मतलब शारीरिक बंधनों से नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत है जो मानवीय सम्मान जो मानव के सम्मान के लिए ज़रूरी हैं। जैसे कि हम बात करते हैं मानवीय प्रतिष्ठा के जीने का अधिकार, है ना, प्रतिष्ठा के साथ कोई व्यक्ति जिए, या उसे प्रदूषण रहित जल या वायु का अधिकार जो है, उसे सांस लेने का अधिकार हो, या हानिकारक जो उद्योग हैं उनसे सुरक्षा प्रदान हो, या जो स्वास्थ्य है उसका हेल्थ जो है उससे संबंधित बात हो, या निःशुल्क कानूनी सहायता की बात हो, या देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार हो। कोई व्यक्ति सपोज दैट उसे फांसी हो गई हो और वो बेचारा उसकी डेट आ गई लेकिन तब तक उसे फांसी नहीं दी गई, तो उसके बाद जो वो टॉर्चर झेलेगा फांसी होने का,
वो एक एक्सेस दंड होगा। और इस प्रकार से इसमें व्यवस्था दी गई है कि जो देर से फांसी के विरुद्ध जो है अधिकार, अर्थात वो जल्दी अपनी फांसी के लिए वो कर सकता है, या उसे उसी समय पर फांसी दे जानी चाहिए जो उसमें वर्णित की गई है। इसी प्रकार से बंधुआ मजदूरी के बारे में बात की गई है कि भाई बंधुआ मजदूरी इस प्रकार से है कि किसी के पापा ने कुछ कर्ज लिया था, वो नहीं दे पाए, फिर उसका बेटा उसे देने के लिए काम करता है, और वो काम के बदले कोई उसे वेज नहीं मिलता है, कोई भत्ता नहीं मिलता है, किसी भी रूप में उसका वो नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो कार्य है वो बंधुआ मजदूरी के रूप में जाना जाता है, और इसका प्रोहिबिशन किया गया है। इसी प्रकार से हिरासत में जो व्यक्ति हैं उनका शोषण का अधिकार है, और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं, 20-25 व्यवस्थाएं इसमें रखी गई हैं। तो आप इसे देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन सी बातें की गई हैं। राइट टू एक्ट पर हम बात कर चुके हैं, जो राइट टू एजुकेशन पर। शिक्षा का अधिकार जो है इसे 6 वर्ष से, इसे याद रखेंगे, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की जो उम्र के बच्चे हैं, अर्थात जो उनका स्कूलिंग पीरियड है, जिसे हम 8 तक की क्लास का बात कर सकते हैं, उसमें जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके अंतर्गत इसमें रखा गया है। तो दोस्तों आर्टिकल 22 जो है वो डिटेंशन से संबंधित है, जिसका संबंध जो है बात करता है कि जो कोई व्यक्ति उसका लाइफ और ये कहेंगे कि जो प्रोटेक्शन है अरेस्ट के ख़िलाफ़, या फिर उसे डिटेन कर लिया गया है, कुछ दशाओं में उसको निरोधित किया गया है, अर्थात ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया और उसको कहीं पर उठा करके एक बंद जगह में डाल दिया, और फिर ना मिलने का अधिकार ना कुछ, इस प्रकार की जो दशाएं हैं उसमें प्रोटेक्शन दी गई है। और ये भी बहुत अच्छा एक वो है, तो इसमें कभी अलग से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज की जो चर्चा है वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 अधिकारों से संबंधित मुख्य थी, और ये हमारा एक जो आता है कि जो राइट टू फ्रीडम है वो क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, उसके अंतर्गत बात की गई हैं। आगे अगली कक्षाओं में हम पुनः डिटेल से चर्चा करेंगे आर्टिकल 20, 21 और 22 पर। तो तब तक हम नई क्लास के साथ पुनः उपस्थित होंगे। आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक।